पुरानी बहू की आत्मा। चंदनपुर नाम के गांव में जमींदार रघुवीर सिंह की एक बेहद पुरानी और विशाल हवेली थी, जो सालों से अपनी भव्यता और रहस्यों के लिए मशहूर थी। लेकिन आज हवेली का हर कोना जगमगा रहा था, और जगमगाए भी क्यों ना, आखिर उनके इकलौते बेटे विवेक की शादी जो थी। नई बहू श्रुति शहर से आई थी, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और समझदार। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे पर पहुंची, उसकी सास निर्मला ने मुस्कुराकर आरती की थाली उठाई और कहा, आओ बहू, अपने शुभ कदम इस घर में रखो और हवेली की किस्मत बदल दो। श्रुति ने जैसे ही दहलीज पार की, उसके पैर कांप गए। मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। शादी के तीसरे दिन श्रुति अकेली रसोई में थी। सुबह का समय था। हवेली के बाकी लोग अभी अपने अपने कमरों में थे। श्रुति ने सोचा, आज सासू माँ के लिए खुद चाय बनाऊंगी, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। वो रसोई में गई, गैस चलाई, पानी चढ़ाया। तभी उसे अचानक एहसास हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। कौन है? उसने तुरंत पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी उसकी नजर नीचे गई। फर्श पर एक गीले पैरों के निशान थे, वो भी उल्टे। उस निशान से साफ पता चलता था कि अभी कोई दरवाजे से होता हुआ आया है। लेकिन श्रुति तो कब से यहीं खड़ी थी। अगर कोई अंदर आया होता तो उसे जरूर पता होता। फिर ये पैर के निशान किसके हैं? श्रुति को ये चीज बड़ी अजीब लगी। लेकिन जब उसने ये बात अपनी ननद रुचि को बताई तो उसने कहा, घर बड़ा है भाभी, हवा और नमी से कई बार ऐसा होता है, डरिए मत। श्रुति ने हाँ में सर तो हिला दिया, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन बेचैन था। रुचि की अधूरी बातों ने उसे और उलझा दिया था। हवेली की हर दीवार जैसे कोई राज छिपाए बैठी थी। घड़ी में करीब रात के 2:30 बजे थे। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब लोग गहरी नींद में थे। लेकिन श्रुति की आंख अचानक खुल गई। कमरे में सब कुछ शांत था, लेकिन फिर भी किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई, हल्की पायल की झनकार के साथ। ये आवाज, ये तो किसी के पैरों की है, लेकिन कौन हो सकता है? वो धीरे से बिस्तर से उठी, चुपचाप दरवाजा खोला और बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। कॉरिडोर सुनसान था, हर चीज अपने स्थान पर थी। लेकिन उस सन्नाटे में भी उस पायल की आवाज अब भी दूर से आती हुई लग रही थी। तभी अचानक उसकी नजर अपने कमरे की दीवार पर पड़ी। वहां एक भीगे हुए हाथ का निशान साफ दिख रहा था, जैसे किसी ने गीले हाथ से दीवार को छुआ हो। हे भगवान, ये कैसे संभव है? दीवार पर गीले हाथ का निशान देखकर उसकी रूह कांप उठी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने बिना समय गवाए तुरंत पलटकर अपने पति विवेक को जगाया। विवेक, उठो, प्लीज उठो। क्या हुआ श्रुति, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? विवेक, उठो, देखो ना, दीवार पर किसी के हाथ के निशान हैं, जैसे किसी ने भीगा हुआ हाथ रखा हो। अरे श्रुति, तुम भी ना, ये पुरानी हवेली है, नमी से सब होता है, मत सोचो इतना, चलो सो जाओ। श्रुति चुप हो गई, लेकिन उसके मन में अब सवाल ही सवाल थे। चलो, निशान नमी से हो सकता है, लेकिन पायल की आवाज? ये सवाल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। हल्की धूप कमरे में आ चुकी थी। हवेली अब भी अपनी शांत और भव्य रूप में खामोश खड़ी थी। श्रुति आईने के सामने बैठी थी, अपने बाल सुलझाते हुए। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है, इतना पास कि जैसे सांसों की गर्माहट उसकी त्वचा को छू रही हो। कोई है, मैं अकेली नहीं हूं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से आईने में देखा।
लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके हाथ से कंघी नीचे गिर पड़ी। ठक। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां भी कुछ नहीं था। डर के मारे उसके हाथ से कंघी छूट गई। अब ये सब हर दिन होने लगा था। कभी वो रसोई में खड़ी सब्जी काट रही होती थी तो लगता था कोई उसकी गर्दन के पास फूंक मार रहा है। कभी कमरे में अकेली होती तो महसूस होता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई है बिल्कुल पास, मगर दिखाई नहीं देता। एक दोपहर श्रुति रसोई से काम समेट कर बाहर निकली। माथे पर पसीना था और मन में थकावट। कमरे में घुसते ही वो बड़बड़ाई, बस अब जल्दी से नहाकर एक कप चाय पी लेती हूँ, वरना सिर फटने लगेगा। वो सीधे अलमारी के पास गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी सांस अटक गई। अलमारी के अंदर बिल्कुल बीच में एक औरत बैठी थी। खुले बाल, चेहरा पूरी तरह बालों से ढका, 2 घुटनों पर कोहनी टिकाए, एकदम स्थिर। शरीर से कोई हरकत नहीं, बस बैठे बैठे जैसे उसे ही घूर रही हो। ये देख श्रुति की आंख फटी की फटी रह गई। वो डर के मारे जोर से चीखने चिल्लाने लगी। आवाज सुन के पूरा घर कमरे में जमा हो गया। क्या हुआ बहू? वो अलमारी में कोई औरत बैठी है, खुले बाल, मैंने साफ देखा। श्रुति, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। देखो, अलमारी खाली है। पर मैंने देखा था, मेरी आंखों के सामने थी वो। बिटिया, कभी कभी थकावट में नजर धोखा दे जाती है। तू आराम कर, मैं कुछ काढ़ा बनाती हूँ। भाभी, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या महसूस कर रही हैं। देखो, पहली बार अपने घर से दूर रह रही हो, वो भी इतनी बड़ी हवेली में। नए लोग, नए रिवाज, सब कुछ अलग। मुझे तो लगता है कि ये सब आपके साथ स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। आपका दिमाग अभी पूरी तरह इस माहौल में ढल नहीं पाया है। बस थोड़ा आराम कीजिए। जब आपको इस घर से अपनापन महसूस होने लगेगा, तब सब ठीक हो जाएगा। शायद आप सही कह रही हो। मैंने कभी अपना घर नहीं छोड़ा और यहाँ सब कुछ बहुत अलग है। इसीलिए मुझे शायद इस माहौल में एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है। और अगर कुछ सच में होता तो बाकी लोगों को भी दिखता ही ना। बिल्कुल, हम सब सालों से यही रह रहे हैं। कोई भी चीज अजीब नहीं लगी। आप बस थोड़ा खुद को वक्त दे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ये कह के श्रुति सोने की कोशिश करने लगती है। अगली दोपहर श्रुति अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी एक फुटबॉल आकर सीधा उसके चेहरे पे आ गिरी। हाय राम, कौन है? वो डर के मारे उछल कर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। तभी कमरे में खिलखिलाते हुए रुचि का बेटा रघु आया। मामी, आप तो सच में डर गई। आपको क्या लगा, भूत है? नहीं, मैं तो बस अचानक से। मामी, लेकिन आपको पता है इस हवेली में सच में भूत है। क्या क्या कह रहे हो रघु? ऐसा कुछ नहीं होता। आपको यकीन नहीं होता ना, लेकिन मैं हर रोज उस भूत के साथ खेलता हूँ। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारा वो भूत दोस्त? यही है, देखिए मामी। इतना कहते ही रघु ने अपने हाथ में फुटबॉल उठाया और उसे हवा में उछाल दिया। फुटबॉल हवा में कुछ सेकंड लहराकर एकदम रुक गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। ये देख श्रुति की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या था? वो बुरी तरह चिल्लाई और बिना पीछे देखे सीधे कमरे से बाहर भागी। वो भागते हुए सीधे अपनी सास के पास पहुंची और आज उसने क्या देखा सब एक सांस में सब कह डाला। इसके बाद श्रुति ने कहा, इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा वहम नहीं है। और ये क्या है आप अच्छी तरह से जानती हैं, है ना मम्मी जी? ये सुनकर निर्मला झेप जाती है और सोचती है कि अब इस रात से पर्दा उठाने का समय आ गया है। सही कह रही है बहू, ये तुम्हारा वहम नहीं है, बल्कि जो तुमने महसूस किया वो सब सच है। इस घर में
एक आत्मा का वास है। इस घर की पुरानी बहू की आत्मा, कल्पना की आत्मा। कल्पना रघुवीर जी के चचेरे भाई जितेंद्र की पत्नी थी। बहुत सुंदर लेकिन शांत। किसी को शिकायत नहीं थी उससे। पर उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे और इस वजह से घर वालों ने उन्हें ताने दिए। अंदर ही अंदर वो टूटती रही। एक दिन उन्होंने इन तानों से परेशान होकर उन्होंने जहर पी लिया, फिर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद से ही उनकी आत्मा इस घर में भटकने लगी। ये सुन के श्रुति की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह श्रुति जितेंद्र चाचा के पास पहुंची। चाचा जी, क्या मैं आपसे कल्पना चाची के बारे में बात कर सकती हूँ? ये सुन के जितेंद्र चाचा का चेहरा फीका पड़ गया। आंखों में एक पल को डर और अफसोस दोनों चमक उठे। तुम्हें भी उसका एहसास हुआ? श्रुति ने सिर हिला दिया, फिर सारी बातें एक एक करके बताई। चाचा की आंखें भर आई। मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया। जब सब ताने मारते रहे मैं चुप रहा, क्योंकि मैं भी डरता था कि लोग मुझे नकारा मर्द ना कहे। लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अगर मैं उस वक्त थोड़ा साहस दिखाता तो आज वो जिंदा होती। अगर आपको अफसोस है तो उनसे माफी क्यों नहीं मांग लेते? वो कैसे? श्रुति जितेंद्र चाचा के साथ कल्पना के कमरे पहुंची, जो वर्षों से बंद पड़ा था। उसने कमरा सजाया और उसके बाद सभी घर वालों को बुलाया। मैं जानती हूँ आप अब भी यही हैं। आपने जो सहा वो अन्याय था और आज हम सब इसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। जितेंद्र चाचा सहित सभी लोग अपना हाथ जोड़ लेते हैं, जिसके बाद कमरे की खिड़की जोर से खुली और कोई साया वहां से बाहर निकल गया। ऐसा लगा कि कल्पना अब मुक्त हो गई हो। हर आत्मा को मोक्ष नहीं चाहिए होता। कभी कभी उन्हें बस कोई ऐसा चाहिए होता है जो उन्हें समझे। कल्पना चाची भी उन्हीं में से एक थी।